प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईपीएस प्रशिक्षुओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संवाद। कहा, बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण किया है प्रयास। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए चला रहा है टीकाकरण अभियान। देश में टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 46,15,18,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में लिए हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय, लेकिन यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के शासनकाल में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आज दोपहर बाद किए जाएंगे घोषित। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस प्रशिक्षुओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया है। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाल के वर्षों में बहुत सुधार हुआ है। इस साल की 15 अगस्त की तारीख अपने साथ आजादी की 75वीं वर्षगांठ लेकर के आ रही है। बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया है। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाल के वर्षों में बहुत सुधार हुआ है। युवाओं को देख रहा हूं जो अगले 25 वर्ष तक भारत में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहभागी होंगे। ये बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए अब एक नई शुरुआत, एक नए संकल्प के इरादे के साथ आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च का जिक्र करते हुए कहा कि नमक सत्याग्रह के साथ महात्मा गांधी ने 1930 में ब्रिटिश राज्य की नींव हिलाने की बात कही थी। उन्होंने लोगों के एक छोटे समूह के साथ साबरमती से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। मैं आपको 1930 की दांडी यात्रा की याद दिलाना चाहता हूं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दम पर अंग्रेजी शासन की नींव हिला देने की बात कही थी। एक छोटे से जत्थे को साथ लेकर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से निकल पड़े थे। एक एक दिन बीतता गया और जो लोग जहां थे वो नमक सत्याग्रह से जुड़ते चले गए। 1930 से 1947 के बीच देश में जो ज्वार उठा, जिस तरह देश का युवा आगे बढ़कर आए, एक लक्ष्य के लिए एकजुट होकर पूरी युवा पीढ़ी जुट गई। आज यही मनोभाव आपके भीतर भी अपेक्षित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान नक्सलवाद का दायरा घटा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए प्रशिक्षित अधिकारी परिस्थितियों को और बेहतर करेंगे। बीते सालों में बहुत परिश्रम करके माओवादी हिंसा को हम सीमित कर रहे हैं। आज जनजातीय क्षेत्रों में विकास और विश्वास के नए सेतु बनाए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप जैसी युवा लीडरशिप इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने युवा पुलिस अफसरों से कहा कि उन्हें आर्थिक धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए साइबर सुरक्षा की दिशा में नई पहल और तकनीक लानी होगी। साइबर सिक्योरिटी को लेकर नए प्रयोगों, नए रिसर्च और नए तौर तरीकों को
आपको डेवलप भी करना होगा और उनको अप्लाई भी करना होगा। साथियों, देश के संविधान ने, देश के लोकतंत्र ने जो भी अधिकार देशवासियों को दिए हैं, जिन कर्तव्यों को निभाने की अपेक्षा की है, उनको सुनिश्चित करने में आपकी भूमिका अहम है और इसलिए आपसे अपेक्षाएं भी बहुत रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल के दौरान पुलिसकर्मियों के साहस और बलिदान को याद करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे पुलिसकर्मियों ने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे पुलिसकर्मियों ने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इस प्रयास में कई पुलिसकर्मियों को अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी है। मैं इन सभी जवानों को, पुलिस साथियों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और देश की तरफ से उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे में 41,649 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 37,291 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.37% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 4,08,920 है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 2.42% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.34% है, जो 5% से कम पर बना हुआ है। देश भर में अब तक कुल 46 करोड़ 64 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। आप जानते हैं, भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 46 करोड़ 15 लाख 18 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 52,99,036 टीके लगाए गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में ओबीसी को 27% एवं आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 179 नए कॉलेज खुले हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग लंबे अरसे से चली आ रही थी, लेकिन यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के बाद भी पिछड़ा वर्ग आयोग को, चाहे काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, चाहे मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, उसको लागू नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी आर्थिक रूप से सामान्य समाज वर्ग के जो लोग हैं उनको समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए भी किसी प्रकार की नीति को लागू नहीं किया गया। और जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के जंगली इलाके में सुबह सुबह हुए इनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ का सटीक स्थान नामीबिया और मार्स सामान्य क्षेत्र डाचिग्राम के बीच है। 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं। सेना और पुलिस का तलाशी अभियान अभी जारी है। यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं कक्षा के शैक्षणिक सत्र 2020-21 का परीक्षा परिणाम आज घोषित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की विज्ञप्ति के अनुसार ये परीक्षा परिणाम अपराह्न 3:30 बजे घोषित किया जाएगा, जिसको upmsp.edu.in और upresult.nic.in पर देखा जा सकेगा। इस साल राज्य में कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 56,03,813 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 29,94,312 कक्षा 12वीं के छात्र हैं और 26,09,501 कक्षा 10वीं के छात्र हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार के लिए गए ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% और कमजोर आय वर्ग ईडब्ल्यूएस के छात्रों को 10% आरक्षण दिए जाने के निर्णय का जनपद कानपुर नगर में मेडिकल छात्रों सहित नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने स्वागत किया है। मुझे यह पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब और पिछड़ों को पीजी एग्जामिनेशन में रिजर्वेशन देने का काम किया है, तो ये बहुत ही अच्छा है। इससे गरीब और पिछड़ों को बहुत फ़ायदा होगा तथा उनके सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी, जिससे वो आगे अपने फ्यूचर में अच्छा कर सकेंगे। मेरा नाम हीरामणि सैनी है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। ओमेगा करियर इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी का आरक्षण लागू किया है, इससे गरीब बच्चों को बहुत मदद मिलेगी और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भी आगे बढ़ सकेंगे। जो मोदी जी ने ओबीसी और असहाय बच्चों के लिए जो सुविधा प्राप्त कराई है वो उनके लिए बहुत सहायक है एंड उनसे बहुत मदद मिल रही है। उनको बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं अपने हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्वेशन किया है, इससे नीट में गरीब बच्चे भी और असहाय बच्चे मतलब अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं और मतलब जो पीछे रह जाते थे हमेशा वो आगे निकल पाएंगे। अब तो मैं मतलब प्राइम मिनिस्टर जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। ये जो मोदी जी लेके आए हैं, जो बच्चे नहीं अभी तक नीट कर पा रहे थे या नहीं नीट क्रॉस कर पा रहे थे क्योंकि उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा नहीं उसमें अवेलेबल थे कि वो इतना उन लोगों को कंफर्टेबल प्रोवाइड जोन करा सकें या वो उनको इतना अफोर्ड कर सकें। सो ये मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है जो ये लेके आए हैं कैटेगरीज़ के लिए। ओबीसी के लिए 27% या 10% जो भी लेके आए हैं, इससे उन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी जिससे कि वो आगे बढ़ सकें और हम जैसे लोगों को भी एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ सीखने को उनसे मिली है कि मोदी जी इज़ हेल्पिंग अदर्स। आज अमर शहीद ऊधम सिंह जी का 81वां शहादत पर्व प्रयागराज के शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में शहीद आजम भगत सिंह स्मारक समिति व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा 21 गन शॉट फायर कर सम्मान गार्ड द्वारा सलामी दी गई। इस मौके पर पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रभक्त ध्वनि बजाकर सम्मान प्रकट किया गया। इस मौके पर एडीएम सिटी अशोक कनौजिया ने शहीद ऊधम सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए और सलामी दी। आज शहीद ऊधम सिंह जी की शहादत दिवस पर चंद्रशेखर आजाद पार्क में सभी संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा और पुलिस बैंड के द्वारा उनको श्रद्धांजलि समर्पित किए गए हैं और यही छोटा सा कार्यक्रम हमने आज ऑर्गेनाइज किया गया था। आप देख रहे होंगे कि चौरी चौरा कांड के साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव भी स्टार्ट किया गया था और जगह जगह पर जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं सभी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज प्लान किए थे, सब कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और इसी कड़ी में सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उनको सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे किसी बैंक के डूबने पर बीमा के तहत खाताधारकों को पैसा 90 दिन के भीतर मिल सकेगा। सरकार के इस कदम पर प्रयागराज के बैंक खाताधारकों में खुशी की लहर है। लोगों ने केंद्र सरकार की इस पहल की तारीफ की है और कहा कि पहले बैंकों को घाटा होने या दिवालिया होने पर हम खाताधारकों का पैसा डूब जाता था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने जिस तरह बैंकों को बीमा के तहत 90 दिन में खाताधारकों को 5 लाख इंश्योरेंस देने की बात कही है, वो सराहनीय है।
जी, मैं इस नीति का तहे दिल से स्वागत करता हूं जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई है। ये अच्छा खासा पब्लिक का नुकसान हुआ करता था, जो बैंक दिवालिया हो जाता था, लोग परेशान हुआ करते थे। तो अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये स्कीम आई है कि ऐसी स्थिति में अगर बैंक करप्ट होता है या दिवालिया होता है तो ऐसी स्थिति में 3 महीने के अंदर उस खाता धारक को 5 लाख रुपए का अनुदान किया जाएगा। और मैं इस योजना का लाभ और इस योजना की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाऊंगा और मैं इस योजना की सराहना करता हूं। पहले का क्या होता था, बैंक दिवालिया में बैंक भाग जाया करती थी, दिक्कतें हम लोग को होती थी। अभी सरकार ने ये निकाला है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि दिवालिया में भी हम लोगों को 5 लाख रुपए बीमा करके दे रही है। ये जो सुविधा सरकार ने दिया है हमको, इससे हम बहुत सहमत हैं कि 90 दिन के अंदर हमारा 5 लाख रुपए सिक्योर हो जाएगा और मिल जाएगा। ये बहुत है, इससे हम लोग सहमत हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ने जो सुविधा दिया है, ये बहुत अच्छी सुविधा है। इसके अंदर जो बैंक डूब जाते थे, कर्जदार हो जाते थे, घाटा हो जाता था, तो जिसमें कस्टमर को नुकसान होता था, तो यहाँ पर जो है हम लोगों को अब फ़ायदा होगा। हम अकाउंट होल्डर बहुत खुश हैं इससे, क्योंकि हमें 3 महीने के अंदर यानी 90 दिनों के अंदर 5 लाख हमारा सेव हो गया है। और सबसे बड़ी सुविधा इसके अंदर ये भी है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिस बैंकों के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है या मोनिटोरियम लगाया हुआ है, वो बैंक भी सुरक्षित हो गए हैं और उनके अकाउंट होल्डर भी सुरक्षित हो गए हैं। ये बहुत खुशखबरी और अच्छी खबर है। एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से सस्ते गल्ले राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत देश के लोग किसी भी राज्य में अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। कोविड-19 में लॉकडाउन की वजह से देश के लोग रोजी रोटी की तलाश में अन्य प्रदेशों में गए। साथ ही जो लोग अपने राज्यों और जिलों से दूसरे राज्यों और जिलों में रोजगार कर रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा इस योजना का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई ये योजना जरूरतमंद लोगों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। मेरठ के जिला पूर्ति अधिकारी राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मेरठ जिले में अन्य प्रदेश व अन्य जिलों के लोगों को सस्ते गल्ले की दुकान से लगातार राशन वितरित किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड जो अभी योजना शुरू हुई है, इसके अंतर्गत कोई भी कार्ड धारक देश के किसी भी कोने, किसी भी राज्य का रहने वाला हो, किसी भी राशन की दुकान से वो अपना खाद्यान्न जो उसकी निर्धारित मात्रा है उसमें प्राप्त कर सकता है। अगर हमारे यहाँ कोई भी आता है, चाहे तमिलनाडु का हो या कश्मीर का हो, अगर वो कार्ड धारक बोनाफाइड कार्ड धारक है, तो हमारे किसी भी राशन की दुकान पर ई-पोस्ट मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर वो खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। जो हमारी देय मात्रा है उसी मात्रा और मूल्य पर उसे खाद्यान्न दे दिया जाता है। अगर अभी जैसे निःशुल्क वितरण हो रहा है तो उसे भी निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। बिहार का रहने वाला हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मैं इस समय उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, ये मेरठ जिला। वन नेशनल कार्ड राशन के निःशुल्क राशन उठा रहे हैं, इसीलिए मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम नन्हे खान है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। वहाँ का राशन कार्ड से मेरे को मेरठ में अब आ गया हूँ, मेरठ में ही राशन मिल रहा है और मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम बबीता और मैं मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी। फिलहाल अब मैं मेरठ में रह रही हूँ और मेरठ में ही मुझे मुजफ्फरनगर के राशन कार्ड पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मुझे उसी कार्डों पर राशन दे रहे हैं। परिवार में हम 6 लोग हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मथुरा में एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत मथुरा जिले में दूसरे जिले के रहने वाले प्रत्येक राशन कार्ड धारक को राशन मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के संकट में प्रवासी लोगों के लिए ये योजना काफी लाभकारी सिद्ध हो रही है। इस योजना के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से पीडीएस राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्र ने बताया कि मथुरा जनपद में कुल कार्ड धारक 4,70,950 हैं। इनकी कुल यूनिट 18,98,844 है।
जनपद भर में उचित दर की दुकानों पर 100% खाद्यान्न वितरण किया गया है। विशेष तौर पर सस्ते गल्ले की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फर्रुखाबाद के रहने वाले लाभार्थी रूप किशोर ने बताया कि मैं मथुरा में जॉब करता हूं, मेरा राशन कार्ड फर्रुखाबाद में बना है, लेकिन राशन मुझे मथुरा जिले में मिल रहा है। ये सरकार की अच्छी स्कीम है, मैं सरकार का आभारी हूं। हम दूसरे गांव के काम करने आते हैं, मजदूरी, यहाँ पे राशन मिल जाता है हमको। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले फर्रुखाबाद रहता था, अब मैं मथुरा के जॉब कर रहा हूँ और क्या कहते हैं, मेरे को इस वन नेशन वन कार्ड का लाभ उठाने को मिल रहा है। ये सरकार की अच्छी स्कीम है, मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हमको राशन पहले से काफ़ी अच्छा मिल रहा है। बीजेपी सरकार आने से पहले राशन वाले किसी महीने का राशन दिया करते थे, किसी महीने का नहीं दिया करते थे, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हमको महीने के महीने राशन मिल रहा है। और जो मशीन का सिस्टम चला है उससे कोई राशन वाले अब घपला नहीं कर सकते हैं। हमको महीने के महीने गेहूँ, चावल, चीनी, तेल सब बराबरी से मिल रहा है। हम मोदी सरकार के बहुत बहुत आभार हैं। ये है कि पहले मैं बाहर रहता था, अब यहाँ रहता हूँ तो राशन मुझे आसानी से मिल जाता है। ये फायदा है और मुझे वन नेशन कार्ड। प्रयागराज में कल किसान मेले में किसानों, व्यापारियों और स्वयं सहायता समूह को कम ब्याज में ऋण उपलब्ध कराया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से किसान मेले में 10 करोड़ कृषि के क्षेत्र में, 11 करोड़ रिटेल के लिए और 9 करोड़ एमएसएमई उद्योग के लिए यानी कुल 30 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। इस अवसर पर 1 दर्जन से अधिक किसानों को ट्रैक्टर की चाबी, स्वयं सहायता समूह की सखियों को चेक और एमएसएमई उद्योग के लाभार्थियों को चेक वितरित किया गया, जिसमें किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए गए। गरीब महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा कर रही हूँ, किसी के मतलब मोहताज न रहें, अपने खुद पे सेल्फ डिफेंस रहें। और हमको आज यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू 5 लाख का लोन मिला है। इस पैसे से हम अपने मतलब रोजगार को बढ़ाते हैं। मतलब ज़्यादातर कृषि से संबंधित महिलाएं हैं, तो अपनी खेती किसानी में और क्या बोलते हैं वो अपने रोजगार, जैसे किसी ने टैक्सी खरीद ली, किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिया। हमारे एक दीदी हैं, उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा है, तो उनसे ट्रैक्टर से उनकी आजीविका चल रही है। और एक दीदी का नाम है उर्मिला दीदी, उन्होंने पिकअप खरीदी है, जिन्होंने अपनी डेयरी में लगा रखी है, तो उनसे आजीविका चल रही है। मतलब हमको बैंक इतना अच्छा सहयोग दे रहा है। हमारे यहाँ बैंक में लगभग 100-150 खाते खुल गए ना, 100-150 खाते खुल गए हैं SHG के। और जहाँ तक मेरे गधीना ग्राम में है, मतलब 60-70 लाख रुपए आ गया है। एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी हैं, बाज़ार फिर से खुल गए हैं, तो उसमें लोगों के प्रति, लोगों में बैंक के प्रति और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं बैंक क्या कर रहे हैं उसके बारे में जागरूकता करने के लिए एक हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। और इसमें हमने लगभग 28 करोड़ के आसपास जो ऋण हैं वो वितरित किए हैं। और जिसमें हमने जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो दिया है, रिटेल के ऋण दिए हैं, कार लोन, ट्रैक्टर लोन और SME में मुद्रा वगैरह के भी हमने ऋण दिए। और भारतीय महिला हॉकी टीम आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए अपने मुकाबले को 4-3 से जीतकर खुद के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को टीम ने बरकरार रखा है। इस मैच में भारतीय जीत में वंदना कटारिया ने अहम भूमिका निभाई। ये पहली बार है जब किसी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने ओलंपिक के मंच पर गोल की हैट्रिक लगाई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जिले बीते दिनों मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित थे। बड़े पैमाने पर अबोध बच्चों की इस बीमारी के चलते जान गई, लेकिन JEE के टीके के कारण इस बीमारी पर लगाम लगी। लेकिन और भी बीमारियां अभी इन इलाकों में थीं जिनको विशेषज्ञों ने जल जनित माना। इन बीमारियों से यहां की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने हर घर नल से जल योजना की शुरुआत की है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला की यह रिपोर्ट। छत्तीस वर्षों का एक लंबा कालखंड,
काल के काल में समाती मासूम किलकारियां। बीमारी का प्रकोप ऐसा कि इन बीते वर्षों में 1 लाख बच्चे काल कवलित हो गए और इतने ही अपंग। पीड़ा ऐसी कि देश की संसद भी इस पीड़ा से गूंजी। 1998 से लगातार इस सदन में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर ये सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हैं। मैं अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की संदर्भ में बताऊं तो 38 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बीमारी से लगातार मौतें हो रही हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि लगातार मौतों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हिमालय की तराई से लेकर घाघरा की कछार तक फैला उत्तर प्रदेश का यह भूभाग मस्तिष्क ज्वर से अभिशाप ऐसा कि आंगन में खुशियों के गीत और किलकारियां आशंकाओं के आगोश में। आंकड़े भय को और बढ़ाते हैं। साल 2014 में 51,018 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हुए, जिनमें से 5850 की मौत हो गई। 2015 में यह आंकड़ा बढ़कर 61,295 हुआ, जिनमें से 6,917 बच्चों की मौत हो गई। साल 2016 में भी 60,991 बच्चे मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित हुए, 6121 बच्चों की मौत हो गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पीड़ा से कराहते इन जिलों में गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर पर राजनीति तो खूब हुई, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की कारगर नीति सामने नहीं आई। जब राज्य सरकारों की स्थिति को मैं देखता हूं तो ऐसे लगता है जैसे वे किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। दूसरा, कोई ठोस इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को आज तक हम घोषित नहीं कर पाए हैं। महोदय, ये स्थिति तब है जब इस देश के अंदर दलितों के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर, किसानों के नाम पर, गरीबों के नाम पर तमाम प्रकार के वायदे और घोषणाएं होती हैं। और ये दुखद सच्चाई है कि इस बीमारी से मरने वाले जो बच्चे हैं वह दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 95 से 99% बच्चे इस समुदाय से आते हैं। 2014 में केंद्र में बदली सरकार ने पूर्वांचल की इस पीड़ा को समझा और ठोस कदम के रूप में गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की। जापानी इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसने इस बीमारी को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार के प्रयासों से, उत्तर प्रदेश के प्रयासों से खास करके जापानी इंसेफ्लाइटिस कम हो गई। विशेषज्ञों ने बीमारी के पीछे 2 कारणों को पाया, पहला मच्छर जनित और दूसरा जल जनित। सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष की राजधानी रहा है गोरखपुर एन्केफ्लाइटिस के मामले में, जो 2 तरह की होती है। एक तो जल जनित एन्केफ्लाइटिस पहले थी और एक जो उससे पहले जो थी वो जापानी एन्केफ्लाइटिस थी। जापानी एन्केफ्लाइटिस मच्छर जनित है। अब जो जल जनित दूसरी बीमारियां हैं, जो जल जनित एन्केफ्लाइटिस के साथ साथ हैं, जो जल से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे टाइफाइड है, कॉलरा है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है और आंत्रशोथ जिसको कहते हैं, तमाम वम्स जैसी बीमारियां हैं। इन सब बीमारियों से देश के नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए ये जो योजना है ये एक तरह से संजीवनी साबित होगी और इसके लिए हम सरकार को साधुवाद देते हैं। मस्तिष्क ज्वर पर नियंत्रण के बाद समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और समय पर हाथ धोते रहें। नमस्कार।